22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरती एक भयानक आतंकी हमले से टूट गई। 26 बेगुनाह हिंदू टूरिस्ट्स की जान चली गई। माना जा रहा है कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने भीड़ में घुसकर यह बर्बर हमला किया। उन्होंने धर्म के आधार पर लोगों को अलग किया, जो इस बात का सबूत है कि ऐसी नफरत भरी सोच इन हमलों के पीछे होती है। भारत ने तुरंत पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में सक्रिय आतंकी गुटों को पनाह देता आया है। अमेरिका और जापान समेत पूरी दुनिया ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। उन्होंने हमले की निंदा की और पाकिस्तान से कहा कि वह अपनी सीमाओं के अंदर काम करने वाले आतंकी गुटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। इस घटना ने क्षेत्र में पहले से ही नाजुक शांति पर एक काला साया डाल दिया है। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच गुस्से और अविश्वास की आग को फिर से भड़का दिया है, जिससे एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। एक ऐसे कदम से जिसने पूरे उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का अभूतपूर्व कदम उठाया। 1960 में विश्व बैंक द्वारा की गई यह ऐतिहासिक संधि 6 दशकों से भी अधिक समय से सिंधु नदी प्रणाली से जल संसाधनों के बंटवारे को नियंत्रित करती रही है। भारत का यह फैसला पहलगाम हमले की सीधी प्रतिक्रिया में आया है। सरकार का तर्क है कि वह उस राष्ट्र के साथ अपने जल संसाधन साझा नहीं कर सकती जो उसके नागरिकों के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करता है। भारत ने चेनाब नदी, जो सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है, पर बगलिहार और सलाल जलविद्युत परियोजनाओं से पानी का बहाव रोक दिया है। इस कार्रवाई ने पाकिस्तान में आक्रोश पैदा कर दिया है, जो सिंचाई और पीने के पानी के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर बहुत अधिक निर्भर है। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को युद्ध का कार्य बताया है और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता व्यक्त की है और दोनों देशों से इस मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया है। सिंधु जल संधि के निलंबन ने तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे सीमा के दोनों ओर खतरनाक सैन्य निर्माण हुआ है। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया है। इजराइल से 36 उन्नत राफेल लड़ाकू विमान और परिष्कृत ड्रोन तकनीक हासिल की है। इस बीच पाकिस्तान ने चीन से J-10 लड़ाकू विमान और तुर्की से सशस्त्र ड्रोन खरीदकर जवाब दिया है। इस हथियारों की दौड़ ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और G7 देशों ने संयम और तनाव कम करने की अपील की है। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। इस वृद्धि का आर्थिक प्रभाव पहले से ही महसूस किया जा रहा है। पाकिस्तान का शेयर बाजार गिर गया है, जिससे उसे काफी नुकसान हुआ है। भाग 4, घरेलू कलह, संकट के बीच राजनीति। जैसे जैसे राष्ट्र एक चौराहे पर खड़ा है, भारत में राजनीतिक माहौल गहरा ध्रुवीकृत बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ताकत और निर्णायकता की छवि पेश की है। उनका तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए उनकी कार्रवाई आवश्यक है। हालांकि विपक्ष ने स्थिति से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना की है। वे सत्तारूढ़ दल पर राजनीतिक लाभ के लिए संकट का उपयोग करने और अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने का आरोप लगाते हैं। विपक्ष की भी अपनी बयानबाजी के लिए आलोचना की गई है। कुछ लोगों ने उन पर इस महत्वपूर्ण समय में राष्ट्रीय एकता पर राजनीतिक अंक स्कोरिंग को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। उनका तर्क है कि मोदी हटाओ जैसे नारों पर विपक्ष का ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करता है और विरोधियों को प्रोत्साहित करता है। संभावित युद्ध की पृष्ठभूमि में चल रही यह आंतरिक राजनीतिक लड़ाई एक सामान्य खतरे का सामना करने के लिए विश्वास पैदा करने या एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम करती है। भाग 5, कगार पर। दुनिया सांस रोककर देख रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालिया बढ़ने ने इस क्षेत्र को एक खतरनाक कगार पर धकेल दिया है। पहलगाम हमले, सिंधु जल संधि के निलंबन और उसके बाद सैन्य निर्माण ने एक अस्थिर स्थिति पैदा कर दी है, जिसमें नियंत्रण से बाहर होने की क्षमता है। हर किसी के मन में सवाल है, क्या यह तनावपूर्ण गतिरोध एक पूर्ण युद्ध में बदल जाएगा? इस तरह के संघर्ष के परिणाम न केवल भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होंगे। इस संकट को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सक्रिय रूप से और निर्णायक रूप से शामिल होना चाहिए। सैन्य कार्रवाई नहीं, बातचीत ही स्थायी समाधान का एकमात्र रास्ता है।
भारत और पाकिस्तान दोनों को राजनीतिक मुद्रा पर अपने लोगों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। दुनिया सांस रोककर देख रही है, उम्मीद कर रही है कि बेहतर सोच प्रबल होगी और इस अशांत क्षेत्र में शांति लौट आएगी। आपके क्या विचार हैं? क्या युद्ध ही एकमात्र उपाय है या कोई शांतिपूर्ण रास्ता है? नीचे दिए गए टिप्पणी अनुभाग में हमें अपने विचार बताएं।